समुद्र के किनारे एक लड़की अपनी माँ की गोदी में लेटी हुई गिटार बजाना सीख रही होती है और सुबह की आखिरी किरण का उसे छूना उसके लिए इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि वो बस उसी पल में ठहर जाना चाहती है। लेकिन तभी केटी की आंखें खुलती है। 17 साल की केटी हमेशा से इसी सपने को सच होता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन अब ना तो उसकी माँ जिंदा थी और ना ही वो सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती थी, क्योंकि केटी को एक्सपी नाम की एक रेयर बीमारी होती है जिसमें अगर उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उसको स्किन कैंसर या उसके दिमाग का काम करना बंद होने की वजह से उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए केटी के पिता जैक ने पूरे घर की खिड़कियों में स्पेशल मिरर लगा रखे थे। वहीं बाकी बच्चों को लगता था केटी एक वैम्पायर है, लेकिन फिर भी एक लड़की मॉर्गन जैक से केटी के बारे में पूछती है कि वो बाहर क्यों नहीं निकलती, तो वो उसको सच बताते हैं कि केटी धूप में नहीं निकल सकती, उसको एक्सपी नाम की बीमारी है। इस पर मॉर्गन केटी के साथ रात में खेलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वो केटी की एकमात्र दोस्त बन जाती है। अब केटी की जिंदगी में 2 लोग थे, एक उसके पापा और दूसरी उसकी दोस्त मॉर्गन, पर एक तीसरा शख्स भी था, चार्ली। केटी रोज उसको स्कूल जाता देखा करती थी। उसको देखना केटी के रोज का रूटीन बन गया था। केटी दिन भर सोती और रात को जागा करती। उसने अपनी स्कूलिंग ऑनलाइन ही पूरी की थी। केटी का पिता जैक उसे बहुत प्यार करता है। वो उसके हर एक पल को तस्वीर में कैद करके उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर अपने पास रखते थे। केटी के ग्रेजुएशन डे पर उसके पापा उसको गिफ्ट के रूप में उसकी माँ का गिटार देते हैं, जिसको देखकर केटी खुशी से चहक उठती है। फिर उसी रात ग्रेजुएशन डे होने की वजह से उसकी खिड़की के बाहर बहुत चहल पहल हो रही होती है। उनकी आवाजों से केटी उठ जाती है और सभी को खिड़की से देखती है। फिर वो अपने पापा के पास जाकर उनसे कहती है कि वो रेलवे स्टेशन जाकर अपनी माँ का गिटार प्ले करना चाहती है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ अपने पापा के सामने ही प्ले किया है, लेकिन अब वो और लोगों के सामने प्ले करना चाहती है। तो उसका पापा उसे इजाजत दे देता है और किसी भी हाल में 12 बजे तक वापस आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें चार्ली भी होता है, लेकिन वो शांत एक जगह बैठा हुआ होता है। तभी उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड गलती से उसे हाथ मार देती है जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी। असल में चार्ली एक बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसको स्विमिंग छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद वो चार्ली को अपने घर ग्रेजुएशन पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तो चार्ली टाइम पे पहुंच जाने वाली बात कहता है और फिर उस शोर को छोड़कर अकेले वॉक पर निकल जाता है। इधर स्टेशन पर केटी गिटार प्ले करते हुए गाना गाने लगती है। उसकी आवाज की वजह से वहीं पर टहल रहा चार्ली उसकी तरफ खींचा चला आता है और उसके पास जाकर उसे हाय बोलता है। चार्ली को अचानक अपने सामने देखकर केटी के होश उड़ जाते हैं। असल में बचपन से उसने जिसको चाहा वो ठीक उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर केटी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि जल्दी से अपना गिटार पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो चार्ली उससे पूछता है कि अचानक से तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? तो वो उससे झूठ कहती है कि उसकी बिल्ली मर गई है और उसको उसका इंतजाम करना है। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गलती से अपनी नोटबुक वहीं भूल जाती है। चार्ली उसे उठा लेता है। अगले दिन केटी का फादर जैक उसकी डॉक्टर से मिलने आता है। तो डॉक्टर उसे बताती है केटी जैसे जैसे बड़ी हो रही है तुम्हें उसका उतना ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल उसके लिए और भी गंभीर होता जाएगा। और फिर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक्सपी के ऊपर चल रही रिसर्च के बारे में भी बताती है। इधर घर में केटी मॉर्गन को रात चार्ली के अचानक सामने आ जाने वाली बात बता देती है। तो मॉर्गन वहाँ से भाग जाने वाली बात सुनकर उसकी बहुत मजाक बनाती है। तभी केटी को अपनी नोटबुक की याद आती है। अब क्योंकि वो दिन में नहीं जा सकती थी तो वो मॉर्गन को उसकी नोटबुक लाने के लिए कहती है। मॉर्गन चार्ली से उसकी डायरी लेने पहुँच जाती है। वहाँ चार्ली उससे कहता है मुझे तुम उसका एड्रेस दे दो, ये नोटबुक उसे मैं अपने हाथ से दूंगा। फिर मॉर्गन केटी को मैसेज करके बता देती है कि उसने उसकी नोटबुक रेलवे स्टेशन के काउंटर पे रख दी है। अब रात को केटी अपनी नोटबुक लेने रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां चार्ली को देखकर फिर से घबरा जाती है और गुस्से में मॉर्गन को फोन करती है। फोन उठाकर मॉर्गन उससे पूछती है तुम्हारी दूसरी डेट कैसी चल रही है? उन दोनों को मिलाने का ये मॉर्गन का ही आइडिया था। उसके बाद केटी के फोन रखते ही चार्ली उसे देख लेता है। अब केटी को मजबूरी में उसके सामने आना पड़ता है। तो चार्ली नोटबुक देने से पहले उसका नाम पूछता है। केटी उसे अपना नाम बताती है। फिर चार्ली उससे कहता है कि मुझे नोटबुक के ओनर का पता करने के लिए इसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, लेकिन उसके लिए वो
उससे माफी भी मांगता है। उसके बाद वो केटी से उसके घर तक साथ पैदल चलने के लिए पूछता है। केटी उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। फिर उसको घर पर छोड़ते समय चार्ली कल के लिए उससे फिर से साथ घूमने के लिए पूछता है। तो वो कहती है, दिन में मैं बिजी रहती हूँ लेकिन रात में मैं फ्री हूँ। तो चार्ली रात में घूमने के लिए राजी हो जाता है। अब वो जैसे ही चार्ली का नंबर मांगने के लिए अपनी नोटबुक खोलती है तो वो देखती है कि चार्ली ने पहले ही अपना नंबर नोटबुक में लिख रखा है। अगले दिन केटी सारी बातें मॉर्गन को बता देती है। तो मॉर्गन उससे पूछती है, क्या तुमने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया? इस पर केटी कहती है, ऐसा कोई जिक्र हमारे बीच हुआ ही नहीं, लेकिन मैं उसे जल्दी बता दूंगी। उसके बाद मॉर्गन उसे बताती है कि उसका एक दोस्त है गार्वर, उसके माँ बाप आज रात घर पर नहीं हैं, तो उसने पार्टी रखी है। साथ ही उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ इनवाइट किया है, तो तुम चार्ली को अपने साथ चलने के लिए पूछ लो। केटी हिम्मत करके चार्ली को साथ चलने के लिए मैसेज करती है। तो चार्ली साथ चलने के लिए हाँ कहता है। फिर वो अपने फादर को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे पार्टी में जाने की परमिशन ले लेती है। फिर वो दोनों गार्वर के घर पहुंच जाती हैं। चार्ली भी वहां जाता है। वो केटी को अपने सामने देखते ही उसे बस देखता ही रह जाता है। केटी उस शॉर्ट ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। चार्ली उससे कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गार्वर के यहाँ सिर्फ 3-4 लोग होने की वजह से वो लोग वहाँ बोर हो रहे होते हैं। तो चार्ली बताता है उसके दोस्त के यहाँ भी पार्टी चल रही है और सारे लोग वहीं हैं। फिर वो उन सबको अपने दोस्त की पार्टी में ले जाता है, लेकिन इतनी सारी भीड़ देखकर केटी थोड़ा घबरा जाती है। तभी चार्ली के दोस्त केटी से कहते हैं कि तुमने चार्ली को पार्टी में आने के लिए मजबूर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर केटी चार्ली के साथ बहुत एंजॉय करती है। तभी गार्वर शराब के नशे में हिम्मत करता हुआ मॉर्गन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? इस पर मॉर्गन मुंह बनाकर उससे कहती है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी तो कैसे कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी? लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों गैराज में कार के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं। इधर कैटी और चार्ली डांस करते करते एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और इससे पहले वो एक दूसरे को किस करते तभी गार्वर खुशी के मारे वहाँ चिल्लाने लगता है। ज्यादा शोर होने की वजह से चार्ली कैटी को समुद्र के किनारे ले आता है। वहाँ वो उसको बताता है कि चोट लगने की वजह से मुझे स्विमिंग छोड़नी पड़ी और मेरी स्कॉलरशिप भी मुझसे छिन गई। तो कैटी उसे चोट लगने का कारण पूछती है। इस पर चार्ली पहली बार किसी के सामने सच बताता हुआ उससे कहता है कि मैं बहुत नशे में था, तो मेरे दोस्तों के उकसाने के चक्कर में मैं क्लिफ से कूद गया और चट्टान से टकराने की वजह से मेरा कंधा फट गया, जिसकी मुझे सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद चार्ली केटी को एक बोट के पास ले जाता है। वो उसकी तो नहीं होती, लेकिन वो उस बोट का ख्याल रखता है। वहाँ वो केटी से कहता है, हम एक दिन इस बोट से घूमने जाएंगे और सूरज को डूबता हुआ देखेंगे। उसकी ये इच्छा सुनकर केटी सिर्फ यही कहती है कि ये सुनने में कितना अच्छा है। फिर एक पल ठहरकर चार्ली उसको किस कर लेता है। फिर वो उसको उसके घर छोड़ने आता है। कैटी उससे पूछती है कि तुम इस साल क्या करने वाले हो? चार्ली बताता है, मैंने अपना समय सबसे ज्यादा पूल के अंदर बिताया है, इसीलिए मैं इस साल पूरी कंट्री घूमूंगा। फिर चार्ली उससे कल फिर से साथ घूमने के लिए पूछता है। तो कैटी रात को ही फ्री होने वाली बात कहकर कल मिलने का वादा कर चली जाती है। अगली रात मॉर्गन कैटी को बता देती है कि वो गार्वर के साथ सोई थी। फिर कैटी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे डैड से कहोगी कि मैं आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ, असल में मुझको चार्ली के साथ जाना है। तो वो मान जाती है। वहीं कैटी तैयार होकर अपने पापा से कहती है कि वो आज रात मॉर्गन के यहाँ जा रही है। तो उसके पापा उसे जाने देते हैं, लेकिन तभी कैटी पलटकर उन्हें सब सच बता देती है कि वो चार्ली के साथ घूमने जा रही है। इस पर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया? तो कैटी कहती है, अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद में बता दूंगी। फिर जब चार्ली उसे लेने आता है तो वो कैटी से पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो वो बताती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। फिर चार्ली रोज रात को उसे लेने आता और वो दोनों आधी रात तक खूब एंजॉय करते। केटी को इतना ज्यादा खुश देखकर उसका फादर भी खुश हो जाता है। फिर एक रात चार्ली केटी को बताता है कि कल रात उसके कोच ने उसे फोन किया था। एक स्विमर के चले जाने की वजह से अभी वहाँ एक एंट्री खुली हुई है और मैं अपनी पोजीशन फिर से पा सकता हूँ। तो केटी कहती है, तुम जरूर कामयाब होंगे। फिर चार्ली उससे असली डेट पर चलने के लिए पूछता है। तो केटी कहती है, उसके लिए तुम्हें मेरे पापा से पूछना होगा। अगले दिन चार्ली उसके पापा से मिलता है। वो उससे बहुत सारे सवाल करते हैं। उनको भी चार्ली बहुत पसंद आता है। वो उन दोनों की एक साथ फोटो क्लिक करते हैं। फिर रास्ते में कैटी चार्ली को बताती है कि मुझे सूरज निकलने से पहले घर वापस पहुंचना होगा।
उससे ज्यादा बाहर रहने की मेरे पापा ने मुझे परमिशन नहीं दी है। तो वो हाँ बोलता है और उसको सिएटल ले आता है। वहाँ वो केटी को उसकी जिंदगी का पहला लाइव शो दिखाता है, जिसको केटी बहुत इंजॉय करती है। उसके बाद चार्ली समुद्र के किनारे टहलता हुआ केटी को उसकी माँ का गिटार देकर वहीं गाने को कहता है। वो जानता था केटी हमेशा से चाहती थी कि लोग उसका गाना सुने, लेकिन केटी पहले तो घबरा जाती है कि वो इतने लोगों के सामने कैसे गा पाएगी। पर चार्ली के ज्यादा कहने पर वो अपना गाना शुरू करती है। चार्ली उसका गाना रिकॉर्ड करने लगता है। उसका गाना इतना प्यारा होता है कि धीरे धीरे वहाँ भीड़ लग जाती है और गाना खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। केटी जिस चीज के बस सपने ही देखा करती थी आज वो सच हो रहे थे। उसके बाद वॉक करते हुए केटी चार्ली से साथ स्विमिंग करने के लिए कहती है, तो चार्ली उसे मना कर देता है। इस पर केटी उससे कहती है, इस रात को हमारी सबसे खूबसूरत रात बनाए रखने के लिए तुम्हें मेरे साथ स्विम करना ही होगा। और फिर किनारे पर जाकर अपने कपड़े उतारकर वो पानी में कूद जाती है। तो चार्ली भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं और किस करते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद वो आग जलाकर वहीं किनारे पर कंबल ओढ़कर साथ लेट जाते हैं। फिर चार्ली उससे कहता है, क्या तुम सूरज की पहली किरण देखने के लिए तैयार हो? इस पर केटी चौंक कर टाइम देखती है तो सुबह के 4:50 हो चुके थे। तभी उसे एहसास होता है कि पानी में जाने की वजह से उसकी घड़ी बंद हो गई थी। तो वो अपना मोबाइल चेक करती है। उसमें उसके पापा के बहुत सारे मैसेजेस और 14 मिस कॉल थी। तभी केटी सूरज निकलने के डर से अपने कपड़े उठाकर भाग पड़ती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले कुछ ही सेकंड्स के लिए सूरज की रोशनी उस पर पड़ जाती है। वो घर के अंदर जाकर अपना दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। इतने में उसका फादर भी भागता हुआ घर के अंदर आ जाता है। उसके पीछे मॉर्गन आती है। तो चार्ली उससे पूछता है कि क्या हुआ है? तो वो कहती है, तुम्हें नहीं पता, उसे एक्सपी है, वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती, नहीं तो वो मर जाएगी। अगले दिन उसके पापा चेकअप के लिए उसे अस्पताल लेकर आते हैं। इधर चार्ली एक्सपी के बारे में सारी जानकारी नेट से ढूंढकर पता लगा लेता है। अब उसको एहसास होता है कि कैटी उससे सिर्फ रात में ही क्यों मिलने के लिए कहती थी। इधर डॉक्टर कैटी को बताती है, हालांकि सूरज की रोशनी कुछ ही सेकंड्स के लिए तुम पर पड़ी, लेकिन उसके इफेक्ट से जो तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम हुई है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो कुछ भी नुकसान तुम्हारे शरीर के अंदर हुआ है वो धीरे धीरे ही हमें पता चलेगा। इधर चार्ली कैटी को बहुत मैसेजेस करता है, लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देती। चार्ली की स्विमिंग की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। इधर कैटी मॉर्गन को बताती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको मेरी वजह से कोई दुख या चोट पहुँचे। अगले दिन डॉक्टर उसके घर आती है। वो केटी के पिता को बताती है कि धूप के संपर्क में आने की वजह से केटी का दिमाग सिकुड़ने लगा है और यूनिवर्सिटी में चल रही रिसर्च फंड न मिलने की वजह से बंद हो गई है। फिर उसका फादर दुखी होता हुआ बताता है कि केटी बचपन से बाकी सभी नॉर्मल बच्चों की तरह जीना चाहती थी। वो दिन में बाहर निकलने के लिए बहुत चीखती चिल्लाती और कभी कभी तो करहा उठती थी, लेकिन मैंने उसे कभी पार्क या बीच पर जाने ही नहीं दिया। वो मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाती थी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जैक से कहती है, तुम एक बहुत अच्छे पिता हो। वहीं दिन ब दिन केटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो वो अपने पापा की एक डेटिंग साइट पर आईडी बना देती है और उनसे कहती है, आपने माँ को खोया और अब आप मुझे भी खोने वाले हैं और मैं नहीं चाहती आप आगे की जिंदगी अकेले बिताएं, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास किसी अपने का साथ होना ही होता है। उसकी बातों से वो दोनों ही रोने लगते हैं। फिर उसका पिता अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढने का उससे वादा करता है। फिर बेसबॉल मैच देखते समय उनकी फूड डिलीवरी आती है, जिसको लेने के लिए केटी दरवाजा खोलती है। तो वो देखती है कि डिलीवरी को चार्ली लाया है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और घबराहट में अपना दरवाजा फिर से बंद कर देती है। असल में उसको उसके पापा ने ही बुलाया था। वो केटी से कहते हैं कि तुमने ही कहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास किसी अपने का साथ होना ही होता है। उनकी बात सुनकर केटी वापस चार्ली के पास चली जाती है और उसको अपनी बीमारी के बारे में उसे ना बता पाने के कारण उससे माफी मांगती है और बहुत इमोशनल होकर उससे ब्रेकअप करती हुई कहती है, हम हमेशा साथ नहीं होंगे और अंत में हम जीत भी नहीं सकते। तो चार्ली उससे कहता है, मैंने आज तक इससे खराब ब्रेकअप लाइन कभी सुनी ही नहीं। ये बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। तो चार्ली उससे कहता है, हम जीतेंगे और हर एक दिन को अपनी जिंदगी का कभी ना भूलने वाला लम्हा बनाएंगे।
जाएंगे। तो कैटी उसके गले लगकर उसे चूम लेती है। फिर वो चार्ली के स्विमिंग ट्रायल पर भी उसके साथ आती है। चार्ली ट्रायल को क्लियर कर लेता है और फिर वो जैक से कैटी को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए पूछता है। जैक हाँ कहता है। फिर रात को चार्ली कैटी को बिना बताए उसी का गाना रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो ले आता है। वहाँ कैटी को पता चलता है कि चार्ली जिन पैसों से अपने लिए ट्रक खरीदने वाला था उसने उन्हीं पैसों से स्टूडियो को बुक किया है। इस पर चार्ली कैटी से कहता है, तुम मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरी मदद कर रही हो, तो मुझे भी तो तुम्हारा सपना पूरा करना होगा। फिर कैटी वो गाना गाती है जो उसने चार्ली के लिए लिखा था, द चार्ली सॉन्ग। उस गाने को सुनकर उन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो गाना उसके अकेलेपन का दर्द और चार्ली के उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की एक जर्नी है। फिर एक रात दोनों ट्रक के पीछे कंबल ओढ़े बैठे हुए होते हैं। वहाँ कैटी उसको बताती है कि वो चार्ली से तब से मोहब्बत करती है जब वो रोज स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करने के लिए उसकी खिड़की के सामने से जाया करता था। और जब वो 4th क्लास में आया तब उसे स्केट बोर्ड मिला और 6th क्लास में तुमने अपने क्लब की जूनियर जर्सी पहननी शुरू करी, वो भी पूरे 1 महीने। उसके बाद 9th क्लास में तुमने अपना हेड शेव किया था और मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारा मेरी खिड़की के सामने से गुजरना होता था। उसकी ये बात सुनकर चार्ली की आंखें भर जाती हैं। फिर वो उससे कहता है, अगर मैंने एक बार भी ऊपर देख लिया होता तो तब से लेकर अब तक का पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही होता। इस पर कैटी कहती है, तुम मेरे साथ ही थे, और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। घर आकर चार्ली केटी के गाने को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। अगले दिन वो केटी के साथ उसके घर में बैठा हुआ उससे कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। असल में बोट का आज आखिरी चेकअप करना है क्योंकि कल उसका ओनर आ जाएगा। तभी केटी को चार्ली की बात याद आती है कि वो उस बोट में उसके साथ घूमना चाहता था और सूरज को डूबते हुए देखना चाहता था। तभी केटी अपने पापा से कहती है कि वो चार्ली के साथ अभी जाना चाहती है। तो उसका पापा उसे समझाने की कोशिश करता है, अभी सूरज निकला हुआ है। तो केटी कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब क्योंकि केटी धीरे धीरे अपनी बढ़ती हुई बीमारी के कारण मौत के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी और आज तक उसके पिता उसकी हर इच्छा को रोकते आए थे, तो वो इसको केटी की इच्छा मानते हुए खुद ही को समझा लेते हैं और फिर मॉर्गन के साथ केटी को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। केटी अपने सिर पर से हुड हटाती है और सूरज की तरफ देखती हुई खुशी से मुस्कुराती है। वो अपने पिता और मॉर्गन से अच्छे से गले लगती है और फिर चार्ली का हाथ पकड़कर बोट पर चढ़ जाती है और रोती हुई चार्ली से कहती है, इस पल को महसूस करने के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। तो चार्ली उसे किस करता है। केटी चार्ली की बाहों में सूरज की आखिरी किरण को महसूस करती है जिसको वो कभी अपनी माँ के साथ महसूस करने का सपना देखती थी। केटी अपने आखिरी समय चार्ली के साथ उस पल को पूरी तरह से जीते हुए बिताती है। केटी के चले जाने का गम उन तीनों को बहुत होता है। वो उसी समुद्र के किनारे पर उसकी अस्थियां बहाते हैं। फिर उसके कुछ दिनों के बाद चार्ली जैक से मिलने उसके घर आता है तो वो उसे बताते हैं, केटी चाहती थी कि मैं तुम्हारे स्विमिंग के शेड्यूल में तुम्हारा गार्जियन बनकर तुम्हारी मदद करूं और उसने तुम्हारे लिए अपनी नोटबुक छोड़ी है। चार्ली उसको लेकर इमोशनल हो जाता है और फिर अपना स्विमिंग का सपना पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में जब वो लोकल रेडियो लगाता है तभी उस पर इस वीक का टॉप रैंक का सॉन्ग द चार्ली सॉन्ग बजने लगता है। उसको 2 ही हफ्ते में 20 लाख लोगों ने सुना था। रेडियो पर केटी की आवाज सुनकर चार्ली खुशी से इमोशनल हो जाता है और उसको याद आता है कि केटी चाहती थी कि पूरी दुनिया उसकी आवाज सुने। उसका ये सपना पूरा हो गया था। तभी वो केटी के पिता को मैसेज करके वो रेडियो स्टेशन लगाने के लिए कहता है और जब वो रेडियो ऑन करते हैं तो उस पर उनको केटी की आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर वो खुशी से झूम उठते हैं और अपने ऑफिस में सभी को बताते हैं ये उसकी बेटी ने गाया है। इधर चार्ली उसकी नोटबुक खोलकर देखता है। केटी ने उसके लिए एक आखिरी लव लेटर छोड़ा था जिसमें वो लिखती है, तुम्हें पहली बार खिड़की के बाहर देखना, फिर तुमसे मिलना और तुम्हारे साथ कम पर सबसे खूबसूरत समय बिताने से जो मुझे खुशी मिली है उससे तो सितारों को भी रोशनी मिली है और उनसे निकलने वाली रोशनी हजारों सालों तक चमकती रहेगी। और अगर मैं कभी ऊपर से नीचे
नीचे देख पाई तो मैं तुम्हें देखूंगी, और कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस ऊपर देखना, और याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार के एहसास को वो दोनों ही समझ सकते थे, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।